Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Sufi saint Rumi. So यहाँ पे जो आइडियाज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एसे राइटिंग में एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में. सूफीज़म के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल सी अबाउट फ्यू सूफी सेंट्स एंड पोएट्स. उसमें हम रूमी के बारे में भी देखेंगे. देखिए, सूफीज़म रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल डायमेंशन इन इस्लाम. हर एक धर्म के अंदर, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो, वहाँ पे कुछ ऐसे मिस्टिक सेंट्स हुए हैं जो वर्ल्डली थिंग से ऊपर उठ करके दे हैव एम्फेसाइज्ड मोर एंड मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी. यानी कि ये दुनियादारी और मटेरियलिस्टिक बातों से ऊपर उठ करके अध्यात्म पे उन्होंने बहुत फोकस किया है. तो स्पिरिचुअल डायमेंशन पे फोकस करने वाले जैसे हिंदुइज्म के अंदर कई सारे सेंट्स हैं. आसाम के अंदर श्रीमंत शंकर देव जी, उसके अलावा कबीर दास, सूरदास, मीराबाई. तो वैसे ही इन सब मिस्टिक सेंट्स हैं हु हैव एम्फेसाइज्ड ऑन मिस्टिकल फैक्ट्स, मिस्टिकल थिंग्स जो आम आदमी के समझ से ऊपर है. वही मिस्टिकल आइडियाज पे एम्फेसाइज करने वाले जो इस्लामिक सेंट्स हैं उनको कहा गया है सूफीज. तो सूफीज आर मिस्टिक स्पिरिचुअल सेंट्स इन इस्लाम. दे हैव एम्फेसाइज्ड इन इनवर्ड सर्च ऑफ गॉड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल. और यही कारण है कि जब सूफी सेंट्स जैसे हैं इस्लाम के अंदर, उनको हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं या बाकी धर्म के लोग भी मानते हैं. क्योंकि एक बार जब आप मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, मिस्टिसिज्म में चले जाते हैं, यू एम्फेसाइज मोर एंड मोर ऑन स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म, तो फिर इंसान और इंसान के बीच में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो ख़त्म हो जाता है. और यही कारण है कि सूफी संतों को भी हिंदू लोग मानते हैं, उनके दरगाह पे चादर चढ़ाने जाते हैं. तो सूफी सेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, मिस्टिक सेंट्स emphasizing on spiritual elevation, so they prioritize personal experiences of God rather than preaching कि गॉड ऐसे होते हैं, आपको ऐसे पूजा करनी है. नहीं, वो कहेंगे कि आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए. दे ट्रांसेंड रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज. ये जो पैरोकियल रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज हैं कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, उनके धर्म में ऐसा होता है, जिसके बेसिस पे फिर कम्युनलिज्म फैलता है, उससे वो ऊपर उठ जाते हैं. And that is why I said they are revered and respected by people from different community. Sufism began as an ascetic movement in Islam in 8th या 9th century. तो 8th या 9th सेंचुरी के बाद से आप देखोगे कि सूफीज़म का राइज हुआ है. एंड आई टोल्ड यू इट वाज एस्थेटिक मूवमेंट, मतलब दुनियादारी से ऊपर उठना और सिंपल लाइफ बिताने पे फोकस किया गया है सूफीज़म के अंदर. इट वाज रिस्पॉन्स टू राइज ऑफ एक्सेसिव मटेरियलिस्टिक एम्फेसिस इन इस्लामिक एम्पायर्स. तो जब भी बहुत ज़्यादा, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही बहुत ज़्यादा जब मटेरियलिस्टिक दुनिया जब होने लगती है तो उसका एक अपोजिट रिएक्शन जरूर राइज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. और यही हुआ जब इस्लाम का जन्म हुआ 7th सेंचुरी में. उसके बाद धीरे धीरे इस्लामिक एम्पायर्स जब आने लगे जो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल पे फोकस करने लगे, तो उसके रेस्पॉन्स में राइज हुआ सूफीज़म का, एम्फेसाइजिंग ऑन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ इस्लाम. तो सूफी सेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि दे आर मिस्टिक्स, एसेटिक्स. एसेटिक्स मतलब जो बहुत सिंपल जीवन बिताना चाहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चमक धमक से ऊपर हैं, मोह माया से जिसको कहते हैं ऊपर हैं लोग. दे emphasize on spiritual wisdom and that is why they are revered and respected by people of other religion also. Some important Sufi saints: Khwaja Moinuddin Chishti from India, Rumi in Persia, Abdul Qadir Gilani of Iran. तो ये 2-4 नाम याद रखिए, क्योंकि अब मेंस आ रहा है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सूफीज़म क्या होता है जीएस पेपर 1 में, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में. उसके अलावा एसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं आप सूफी सेंट से रिलेटेड कुछ एनेक्डोट्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन एसे. या फिर
एथिक्स पेपर में तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो देखते हैं सम ऑफ द एनेक्डोट्स ऑफ सम सूफी सेंट्स, देखते हैं जिनका अलग अलग जगहों पे एस्से में, एथिक्स राइटिंग में इस्तेमाल हो सकता है। सूफी सेंट रूमी की बात की जाए, बिलोंग टू 13th सेंचुरी, रीजन बाल्क, जो करंट डे अफगानिस्तान में है। एज आई टोल्ड यू, ही वॉज एन इस्लामिक मिस्टिक सेंट। सूफी संत ख्वाजा मोइदून चिश्ती, 12th सेंचुरी एडी, born in सिस्तान प्रोविंस, पर्सिया, जो करंट डे ईरान है। he is said to be descendant of prophet मोहम्मद। इनसे रिलेटेड, इनके जीवन से रिलेटेड एक एनेक्डोट याद रखिए, तो फिर ऐसे में बड़ा फायदा हो सकता है। सूफी संत ख्वाजा मोइदून चिश्ती, ही वॉज ऑर्फेंड एट द एज ऑफ 14, और वो जीवन में बहुत दुखी, अकेले महसूस करते थे खुद को। देन ही मेट अनदर वॉन्डरिंग मिस्टिक, इब्राहिम कांदोजी, और इब्राहिम कांदोजी से उन्होंने पूछा कि क्या इस जीवन में लोनलीनेस, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और भी है, बिकॉज ही हैड सीन हिज पेरेंट्स डाइंग एट अ वेरी अर्ली एज एंड दैट इज व्हाई ही वाज कंप्लीटली ब्रोकन फ्रॉम विद इन। तो जब एक दूसरे मिस्टिक सेंट से मिले तो उन्होंने उससे पूछा, इब्राहिम कांदोजी से पूछा कि क्या इस जीवन में लोनलीनेस, डेथ या डिस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ है। तो इब्राहिम कांदोजी ने कहा कि बिल्कुल है। तो फिर चिश्ती ने, सेंट ख्वाजा मोइदून चिश्ती, जो अब तक सेंट बने नहीं थे, उन्होंने पूछा कि फिर बताइए कि क्या है। तो कांदोजी ने जवाब देने से मना कर दिया। ही सेड कि नो, देयर इज डेफिनेटली समथिंग बियॉन्ड लोनलीनेस, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन दिस वर्ल्ड, बट वन हैज टू डिस्कवर हिज ओन ट्रूथ। नो वन एल्स कैन टेल हिम कि व्हाट इज रियलिटी। तो point is कि each human being must take an effort on their own to discover and experience their truth for themselves। ये बात मोइदून चिश्ती को समझ आई और he started path of self discovery and spirituality, and by the age of 20 Moinuddin Chishti traveled at different places. Later on he came and settled in India, and he is now considered as one of the most respected Sufi saint in India. Moinuddin Chishti studied theology, grammar, philosophy, ethics, despite being from very poor background, and he is now respected as one of the greatest Sufi saint across the world who teaches we humans the path of humanity। अब यूपीएससी ने इससे टॉपिक में एक प्रश्न पूछा था, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तो आजकल हम लोग गूगल से पूछते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, वी टाइप ऑन गूगल। तो बेसिकली उसी आइडिया का मजाक उड़ाते हुए ये ऐसे टॉपिक आया था कि आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि इवन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन कि व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, वी आर हेवली डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। जबकि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी, पर्पस ऑफ लाइफ कैन बी डन ओनली व्हेन वी टेक आवर एफर्ट ऑन आवर ओन एंड स्टार्ट आवर ओन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसी डायरेक्शन में कुछ महात्मा गांधी का भी एक कोट है, कहीं कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो यही किया बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती ने। वो भारत में आए और बाद में उन्होंने एक आश्रम बनाया, एक ऐसा ऑर्फन सेंटर बनाया जहां पे लोगों की मदद करते थे, सेवा करते थे। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू स्टार्ट questioning yourself from within कि what is purpose of your life, then you get to realize कि purpose of my life is to serve others who are around me and are in pain। अब इस तरीके का अगर कोई ऐसे टॉपिक हो तो इस एनेक्डोट के साथ आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी तो खुद के एफर्ट से ही होता है, टेक्नोलॉजी आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता। चलिए, इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट Global Gender Gap Report 2025, important from our syllabus GS paper 2 governance point of view। Global Gender Gap Report हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जिसमें दुनिया के 148 देशों को स्कोर और रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पैरिटी इन देयर कंट्री। उनके देशों में मेन एंड वीमेन के बीच में कितना
गैप है उसके बेसिस पे अलग अलग देशों को स्कोर दिया जाता है और रैंकिंग दी जाती है। ये जेंडर गैप रिपोर्ट साल 2006 से पब्लिश हो रहा है हर साल। इस साल 148 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। जो जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश होता है उसमें 4 पैरामीटर्स या 4 डायमेंशन पे फोकस किया जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जो मेन को अवेलेबल है एंड वीमेन को जो अवेलेबल है उसमें कितना गैप है। एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसमें मेन एंड वीमेन के बीच में अलग अलग देशों में कितना गैप है वही स्टडी करने की कोशिश करता है जेंडर गैप रिपोर्ट। अब अगर ओवरऑल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के की एरियाज पे हम फोकस करें तो जेंडर गैप रिलेटेड डेटा इज 68.8%। मतलब सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो मेन हैं और विमेन हैं उनके स्टेटस के बीच में लगभग 32% का गैप है। मतलब मेन का अगर स्टेटस है 100 तो विमेन का स्टेटस है 68.8। ये चारों पैरामीटर्स का अगर एवरेज ले लिया जाए तो मतलब अभी भी गैप लगभग 31.2% के आसपास है। ओवरऑल ये एवरेज गैप ऑफ ऑल द मेन एंड वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड है। लेकिन कई देशों में ये गैप काफी कम है, उनकी रैंकिंग बेहतर है इन दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल आइसलैंड इज ऑन द टॉप और ये पिछले 16 सालों से आइसलैंड हैज बीन ऑन द टॉप इन जेंडर गैप रिपोर्ट। ये मतलब यहाँ पे जेंडर गैप सबसे कम है। इनफैक्ट आइसलैंड इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे मेन एंड वीमेन के बीच में जो जेंडर गैप है वो 10% से कम है। यानी कि वीमेन का स्कोर भी 90% से ऊपर है, 92 के आसपास है। ओवरऑल जो मेन एंड वीमेन के बीच में गैप है ये जो 31.2% का, इसको फिल करते करते लगभग 123 साल लग जाएंगे, ऐसा इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कहा गया है। जिस रेट से गैप को फिल किया जा रहा है, मतलब द डिफरेंसेस इज बीइंग रिड्यूस्ड, द रेट विल टेक अस अबाउट 123 इयर्स टू ब्रिंग कंप्लीट पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत का रैंक है 131। वी आर स्लाइटली बेटर देन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान विच इज एट द बॉटम। पूरे साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है बांग्लादेश। नेपाल, भूटान एंड इवन श्रीलंका आर बेटर परफॉर्मिंग देन अस एज फार एज जेंडर पैरिटी इज कंसर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत का रैंक है 131, बट ओवरऑल भारत का स्कोर है 0.644 या 64%। मतलब मेन और वुमेन के बीच में जो गैप है वो लगभग 36% के आसपास है। अब चारों एरियाज में अगर देखा जाए, ये तो ओवरऑल जेंडर गैप रिपोर्ट का डेटा है। रैंक है 131 एंड स्कोर है 64.4%। लेकिन अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देखा जाए तो रैंक है 144th आउट ऑफ 148 कंट्री। एजुकेशनल अटेनमेंट में रैंक देखा जाए 110th। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 143 आउट ऑफ 148। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में वी आर वन और बेस्ट परफॉर्मेंस निकल करके आए इन 4 डायमेंशन में से, वो रैंक है 69th। स्कोर वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा आपको पैराडॉक्सिकल सिचुएशन लगेगा। 69th रैंक है, हमारी बेस्ट रैंकिंग है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, बट स्कोर लोवेस्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। स्कोर इज ओनली 0.245, मतलब 24.5% विमेन का स्कोर है, मेन का 100 है। तो मतलब गैप सबसे ज्यादा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, बट रैंकिंग बेस्ट है। इससे ये हमें पता चलता है कि दुनिया भर में जो मेन एंड वीमेन के बीच में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का गैप है वो बहुत ज़्यादा है पूरे दुनिया भर में। इसीलिए भारत का परफॉर्मेंस इतना खराब होने के बाद भी रैंक काफ़ी अच्छी है। भारत के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में रैंक अच्छी होने के पीछे एक कारण हो सकता है रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज। आपको पता है 1/3 रिजर्वेशन इज मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, और उस कारण से शायद से बेहतर हो रहा है। आने वाले टाइम में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है विमेन को, वो कितना एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल है इन विमेन एम्पावरमेंट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल बिकॉज ऑफ फिनोमिना लाइक सरपंच पति, जो हमने पंचायत सीरीज में देखा था। अगर विमेन सरपंच बना भी दिया तो अल्टीमेटली उसके उनके नाम पे तो काम और सारा पावर इंजॉय करते हैं उनके हस्बैंड्स। सो दैट इज वाई इवन इफ फॉर्मली विमेन आर हैविंग पावर और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा स्कोर ठीक ठाक होगा और रैंक भी बेहतर होगी, बट क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इट इज यील्डिंग इनटू डिजायर्ड विमेन एम्पावरमेंट, दैट रिमेन्स क्वेश्चनेबल बिकॉज ऑफ फिनोमेनाज लाइक दिस। ऐसा प्रश्न आपसे पुलिस से पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने मेंस ने 2019 में यह प्रश्न पूछा था कि विमेन के लिए जो रिजर्वेशन है लोकल सेल्फ बॉडी के अंदर,
उस कारण से विमेन का एम्पावरमेंट कितना हो रहा है, क्या सच में एम्पावरमेंट हो रहा है कंसीडरिंग द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? तो इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन वाज ऑन द कल्चर ऑफ सरपंच पतीस। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। एक करंट डेटा भी आप कोट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अभी भी हमारा स्कोर 0.245 है जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। भारत का जो मौजूदा जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है, और हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो यानी कि हमारी सरकार के ऊपर जो उधार है हमारे जीडीपी की तुलना में वो लगभग 80% के आसपास है, 80.4% इन करेंट टाइम। मतलब लगभग 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर भारत सरकार के ऊपर उधार है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डेट टू जीडीपी रेशियो कॉन्सेप्ट इन द क्लास। ये टॉपिक हमने अपने फाउंडेशन क्लास में खूब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि एनके सिंह पैनल के रिकमेंडेशन के हिसाब से ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी ब्रॉट डाउन बिलो 60%। ये टारगेट रखा गया था 2016 में। फिर आया कोविड पैंडेमिक, और कोविड पैंडेमिक के टाइम में एक साल में भारत सरकार ने 9.2% 9.5% बोरो किया। तो इस कारण से एकाएक से डेट टू जीडीपी रेशियो सूट अप कर गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम एंड इट वेंट एज हाई एज 90%। अब थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा है बट इट इज स्टिल वेरी हाई, 80% के आसपास है। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये रेड कलर से जो ग्राफ दिखाया गया है वो दिखाया गया है इंडियाज हाउस होल्ड डेट एंड लोन। हाउस होल्ड डेट एंड लोन बताता है कि जो भारत के प्राइवेट बोरोवर्स है, जैसे कि हाउस होल्ड्स, हमारे आपके लेवल पे जो बोरो करने वाले लोग हैं, जो होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, उसमें भी मैसिव राइज देखने को मिला है 2005 के बाद से। तो हाउस होल्ड डेट इज ऑल्सो क्वाइट हाई एंड इट इज अप टू 39%। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है, वैसे तो इसमें कई सारी बातें कही गई हैं बट ये मेनली कहता है कि भारत का सोवरेन डेट, भारत सरकार का डेट जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो 80% है। हाउस होल्ड डेट इज ऑल्सो राइजिंग एट ए फास्टर पेस विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दीज आर क्वाइट वार्निंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। धीरे धीरे ये भारत के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसको टैकल करना जरूरी है। अब अगर ग्लोबल स्केल पे बात की जाए डेट टू जीडीपी रेशियो की, तो चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो भी लगभग भारत के रेंज में ही है। अगर चाइना के गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो ये डेटा मैंने लिया आईएमएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से, 84% के आसपास है। फ्रांस का 110% के आसपास है। इफ यू सी यूएस, अमेरिका, तो इट इज 123%। तो जितने बड़े इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा हाइयर साइड में दिख रहा है। भारत का उसके हिसाब से थोड़ा कम ही है। तो व्हाई इट इज मैटर ऑफ कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, वो भी थोड़ा समझते हैं कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 80% के आसपास है, यूएस का 123% है। तो फिर भारत के केस में ये ज्यादा खतरा क्यों है, वो भी जरा समझते हैं। व्हाई यूएस डेट टू जीडीपी रेशियो इज हाई डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। पहले ये समझते हैं कि अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो इतना हाई क्यों है, पहले ये समझते हैं। और फिर ये भी समझेंगे कि अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो हाई है, फिर भी अमेरिका के लिए इतनी खतरे की बात नहीं है जितना भारत की इकोनॉमी के लिए है। भारत का 80% डेट टू जीडीपी रेशियो इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न एज कंपेयर टू अमेरिकाज 123% डेट टू जीडीपी रेशियो। तो पहले समझते हैं कि अमेरिका के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो हाई क्यों है। अमेरिका की सरकार ने खूब बोरोइंग की है और खूब स्पेंडिंग भी की है ऑन एरियाज लाइक डिफेंस, हेल्थ केयर एंड ऑल। इनफैक्ट कोविड-19 के टाइम में अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत बोरो किया। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो कोविड-19 के टाइम में खूब पिकअप किया है। दोज डेज दे हैव ब्रॉट मेनी वेलफेयर मेजर्स फॉर सेटिंग देयर इकोनॉमी इनटू वर्चुअस साइकिल। तो उस कारण से उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया है। दूसरा, अमेरिका के साथ फायदा क्या है कि उनकी जो करेंसी है डॉलर, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। मतलब दुनिया के सारे देश उसको अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हार्ड करेंसी में के फॉर्म में रखते हैं। मतलब डॉलर में तो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इस कारण से दुनिया के सारे देशों के पास अच्छा खासा डॉलर रिजर्व में होता है। और जब डॉलर रिजर्व में पड़ा होता है तो ये देश, उनकी जो सेंट्रल बैंक है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीद लेती है इन जनरल। जैसे आरबीआई के पास खूब सारा डॉलर पड़ा हुआ है अगर, तो आरबीआई अमेरिकन बॉन्ड्स, अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कुछ खरीद लेगी कि अपने पास रखते हैं, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और अगर जरूरत होगी तो उस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेच करके वापस से डॉलर ले लेंगे अगर डॉलर की जरूरत पड़ी तो।
That is the reason why, since its currency is hard currency, dollar is hard currency. Every country in the world is having that currency with themselves in reserve. That is why every country creates demand for US bond, क्योंकि उनके पास डॉलर है। सोचते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया जाए, क्योंकि अमेरिका की सरकार तो डॉलर में ही बोरो करेगी ना। तो इस चक्कर में यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड का डिमांड बहुत हाई हो जाता है, और जब डिमांड बहुत हाई होगा बॉन्ड का, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे करना पड़ता है। ये पहला एडवांटेज समझिए, भारत की सरकार को अपने बॉन्ड पे, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, जबकि अमेरिकन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट बहुत कम पे करना होता है। अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वहां की फेडरल रिजर्व या ओवरऑल अमेरिकन गवर्नमेंट, उनके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सारा मामला तो क्रेडिबिलिटी का है, क्रेडिबिलिटी फैक्टर के कारण ही तो डॉलर बना है हार्ड करेंसी। तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा, इस कारण से वहां पे कम इंटरेस्ट में भी उनको लोन मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, when American government borrows from foreign market, they borrow in their own currency, US dollar, and that is why they don't have to face any problem of currency risk. करेंसी रिस्क, आई होप अगेन यू आर एबल टू रिकॉल, जो हमने क्लास में डिस्कस किया है इकोनॉमी में। अगर आप उधार लेकर के आते हैं, ये वाला इमेज तो मैंने क्लास में दिखाया है, कि मान लीजिए कि हमारी सरकार $100 उधार लेकर के आती है, लेकिन $1 बराबर चल रहा है ₹50 रेट, तो सरकार को मिला तो ₹5000। जब लौटाने का टाइम आया और हमारी करेंसी अगर कमजोर होकर के $1 बराबर ₹60 हो गई, तो हमारी सरकार को रुपए के टर्म्स में कितना लौटाना होगा? ₹6000। सच प्रॉब्लम्स आर नोन एज करेंसी रिस्क। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को तो ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। दे बोरो इवन फ्रॉम फॉरेन मार्केट इन डॉलर एंड दे हैव टू रिटर्न इन डॉलर, सो दे डोंट हैव टू फेस करेंसी रिस्क। एंड दैट इज द रीजन वाई अमेरिकन गवर्नमेंट खूब बोरो करते रहती है, उसको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। एंड दैट इज वाई देयर डेट टू जीडीपी रेशियो हैज गॉन एज हाई एज 123%। अब भारत के केस में कैसा है कि हमारा डेट भले कम हो अमेरिका के तुलना में, बट हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्योंकि हमारे क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। करेंसी रिस्क भी, अगर हम फॉरेन मार्केट से बोरो करते हैं तो विल बी बोरोइंग इन डॉलर, एंड देन इफ आवर रुपी वीकेंस देन देयर इज करेंसी रिस्क आल्सो। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट से खूब बोरो करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, दे विल बी क्राउडेड आउट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस इमेज फ्रॉम द क्लास। इफ गवर्नमेंट बोरोज मोर एंड मोर फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, प्राइवेट सेक्टर विल बी क्राउडेड आउट। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में अगर अमेरिका की सरकार डोमेस्टिक मार्केट से खूब बोरो करेगी, तो वहां के प्राइवेट इन्वेस्टर्स फॉरेन मार्केट से बोरो कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहां के प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो चाहिए डॉलर। ठीक है, अभी भारत में बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को चाहिए रुपया, इसलिए उनके लिए मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि वहीं से उनको रुपए में लोन मिलेगा। अब डोमेस्टिक मार्केट से अगर भारत सरकार खूब बोरो करती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्राउड आउट हो जाएंगे। ये भारत की समस्या है, क्योंकि भारत के कॉर्पोरेट्स को चाहिए रुपए में बोरोइंग, लेकिन अमेरिका के कॉर्पोरेट्स को तो चाहिए डॉलर में। अब अगर अमेरिका की सरकार डोमेस्टिक मार्केट से खूब बोरो करती है, तो वहां के प्राइवेट एंटिटी जो है वो फॉरेन मार्केट से बोरो कर लेंगे डॉलर में, एंड द प्रॉब्लम ऑफ क्राउड आउट डज नॉट अराइज इन अमेरिका। सो ये सब फायदे हैं अमेरिका के लिए, इसीलिए उसके ऊपर उधार ज्यादा भी है, तब भी उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। कंक्लूजन ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज मोर मच्योर, मोर स्टेबल, एंड दैट इज व्हाई इवन स्लाइटली हायर डेट टू जीडीपी रेशियो एज कंपेयर टू इंडिया इज नॉट दैट बिग कंसर्न फॉर देम एज इट इज फॉर अस। जैसे बस समझने के लिए है कि मुकेश अंबानी के ऊपर खूब उधार भी है, तो भी उतना बड़ी चिंता की बात उनके लिए नहीं है, जितना अगर हमारे ऊपर उधार बढ़ गया तो हमारे लिए चिंता की बात है, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली मोर स्टेबल। ये बस समझने के लिए, यही कंक्लूजन में आपको लिखना है कि इंडिया हैज टू बी मोर कॉशियस, दो न्यूमेरिकली आवर डेट टू जीडीपी रेशियो इज लेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रिटन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। कल का न्यूज तो आप सबने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी फ्रॉम अहमदाबाद। सून आफ्टर टेकिंग ऑफ 1 मिनट के अंदर ही क्रैश कर गई ऑन अ मेडिकल कॉलेज इन अहमदाबाद। ये थी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट थी ये। लगभग 240 लोग इस प्लेन में थे, लगभग सबके सब मारे गए। 1 पर्सन हैज सर्वाइव्ड। ये न्यूज दुखद है, बट इससे रिलेटेड एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या देखना चाहिए वो जरा देखते हैं। साइंस एंड टेक में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एविएशन एक्सीडेंट से रिलेटेड उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, ये डेटा के साथ प्रूव करता है कि ज्यादातर जो एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं फैटल, जिसमें लोगों की डेथ होती है, वो टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होती है। ऐसा क्यों होता है? टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे ज्यादा रिस्की क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान
ऑल्टीट्यूड काफी कम रहता है, हाइट काफी कम रहती है, उस दौरान अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं मिलता, तुरंत प्लेन क्रैश कर जाता है। और टेक ऑफ और लैंडिंग में भी लैंडिंग इज मोर चैलेंजिंग, क्योंकि लैंडिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पीड, विंड एंगल, डिसेंट रेट, क्योंकि अगर ज्यादा फास्ट तरीके से लैंड कर गया तो हार्ड लैंडिंग हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए देखिए टेक ऑफ के टाइम में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें टेक ऑफ के टाइम में फैटल एक्सीडेंट्स हुए 13%, लैंडिंग के टाइम में फैटल एक्सीडेंट्स हुए 37%। ओवरऑल जो एविएशन एक्सीडेंट्स को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें है बर्ड हिट, कभी कभार चिड़िया सामने आ जाती है और टकरा जाती है, वो ब्लेड्स के अंदर घुस जाती है, जिस कारण से ब्लेड जो है वो फेल हो जाते हैं। एक्सेसिव वेट ऑफ द फ्लाइट, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स फैक्टर बिहाइंड एविएशन एक्सीडेंट। इस पर्टिकुलर केस में भी यही बताया जा रहा है, फ्यूल टैंक भी भरा हुआ था, फ्लाइट भी पूरी भरी हुई थी, ये भी कारण हो सकता है। एंड हॉट वेदर, बहुत बार जब बहुत गर्मी रहती है तो भी प्लेन क्रैश की संभावना बढ़ जाती है। क्यों, वो आगे देखेंगे। इस पर्टिकुलर केस में अहमदाबाद लंदन वाली फ्लाइट में भी ये कारण बताया जा रहा है कि शायद से गर्मी बहुत ज्यादा थी जिस कारण से प्लेन क्रैश हुआ है। एक डेटा देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एविएशन सेक्टर एंड सेफ्टी, एंड देन वी विल सी कि व्हाई हॉट वेदर कंट्रीब्यूट्स टू एक्सीडेंट्स, एविएशन एक्सीडेंट्स। यू सी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ठीक है एक्सीडेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में भी, बट एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग हैज बिकम मच मोर सेफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्सीडेंट रेट्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, 4.9 एक्सीडेंट्स पर मिलियन फ्लाइट्स, हर 10 लाख फ्लाइट में से 5 फ्लाइट्स एक्सीडेंट करती थी 2005 में, और वो संख्या घट करके 2023 में आ गई है 2 पे। तो मतलब सेफ्टी रेट्स हैव इंप्रूव्ड, फैटिलिटीज हैव विटनेस डाउन ट्रेंड, येट बेटर ट्रेनिंग या बेटर एयरक्राफ्ट डिजाइन की जरूरत है, बेटर प्रोटोकॉल की जरूरत है, बट सेफ्टी रेट्स हैव इंप्रूव्ड, ये इस डेटा के बेसिस में हमें समझ आ रहा है। तो आपसे अगर कहीं एविएशन सेफ्टी पे प्रश्न आए तो ये डेटा जरूर याद रखना कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 4.9 मिलियन फ्लाइट्स, 4.9 पर मिलियन फ्लाइट्स से फैटल एक्सीडेंट्स का रेट घट करके हो गया 1.9 मिलियन, 1.9 फ्लाइट्स पर मिलियन। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि वाई हाई टेम्परेचर, कभी कभार जब हॉट वेदर रहता है तो फ्लाइट के एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है, वो भी जरा देखते हैं। इसके पीछे साइंस का एक फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग कहते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि मान लीजिए कि ये एक वेसल है जिसमें फ्लूइड बह रहा है, इस वेसल का विड्थ यहाँ पे ज्यादा है, आगे जाकर के विड्थ कम हो जाता है, फिर आगे जाकर के विड्थ बढ़ जाता है। तो ये जो फ्लूइड बह रहा है इसमें मान लीजिए वाटर ही बह रहा है, इस एरिया में वाटर का स्पीड कम होगा, एंड व्हेन स्पीड इज लो फ्लूइड के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है। यहाँ पे कैसा है कि स्पीड ज्यादा हो जाए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन नैरो हो गया ना, तो जब स्पीड ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो व्हेन स्पीड इज लो प्रेशर इज हाई, व्हेन स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। अगेन यहाँ पे व्हेन स्पीड इज हाई स्पीड इज लो प्रेशर विल बी हाई। तो दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल कि कभी भी कोई फ्लूइड अगर मूव करेगा, चाहे वो वाटर हो चाहे एयर हो, अगर मूव करेगा तो उसका अगर स्पीड ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और स्पीड कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब एयरक्राफ्ट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है, उनके ब्लेड्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट का ब्लेड है, विंग है, और ये है डायरेक्शन जिसमें एयर फ्लाइट मूव कर रही है। तो उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर वाले साइड में जो हवा कट के जाए उसकी स्पीड ज्यादा रहे, वेलोसिटी ज्यादा रहे। तो हाई वेलोसिटी होगा तो ऊपर साइड में प्रेशर कम हो जाएगा, और ऐसे ब्लेड को डिजाइन किया जाता है कि लोअर साइड में जो हवा कट के जाए वहां पे वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाए। जब लो वेलोसिटी हो गया तो प्रेशर हाई होगा, और ऊपर साइड में हाई वेलोसिटी होगा तो प्रेशर लो होगा। तो ओवरऑल नीचे साइड में हाई प्रेशर, ऊपर साइड में लो प्रेशर, तो इस कारण से नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगता है और प्लेन उठने लगता है। तो ये प्लेन या कोई भी उसका जो ब्लेड होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि नीचे के साइड में हवा का स्पीड कम कट के जाए तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऊपर के साइड में हवा का स्पीड ज्यादा कट के जाए तो प्रेशर कम हो जाए, एंड दैट इज व्हाई द फ्लाइट स्टार्ट्स लिफ्टिंग ऑफ। यही फिनोमिना फैन के ब्लेड में भी किया जाता है। इस तरीके से फैन के ब्लेड को डिजाइन किया जाता है कि ऊपर का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए, नीचे का कम हो जाए, ताकि हवा ऊपर से नीचे की तरफ बह करके आए। अब गर्मी के दिनों में होता क्या कि हवा इतनी थिन हो जाती है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एयर गेट्स एक्सपेंडेड, हवा इतनी थिन हो जाती है कि ब्लेड्स के डिजाइन के बावजूद भी ऊपर और नीचे के साइड में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट हो पाता है, और जिस कारण से प्लेन उड़ते के साथ ही बहुत बार गर्मी के दिनों में क्रैश होने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो नहीं पाया।
थ्रस्ट मिला नहीं इस फ्लाइट को, इस तरह से डिजाइन था कि उड़ा, बट उतना ज्यादा थ्रस्ट मिला नहीं क्योंकि गर्मी बहुत थी, हवा बहुत पतली थी, तो फ्लाइट को उतना थ्रस्ट मिला नहीं ऊपर साइड में, तो उड़ते के साथ स्टेबल नहीं हो पाया, क्रैश कर गया। तो ये एक समस्या हो सकती है जिस कारण से अहमदाबाद वाली फ्लाइट क्रैश कर गई होगी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्लैक बॉक्स इन एन एयरक्राफ्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर एक एयरक्राफ्ट में एक इस तरीके का फ्लाइट रिकॉर्डर सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स। उसके अंदर सॉलिड स्टेट की मेमोरी चिप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है बिफोर द प्लेन क्रैश। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन क्रैश होने वाला है, तो पायलट और को पायलट को तो पता चल जाता है कि ये प्लेन अब क्रैश हो जाएगा, तो पायलट और को पायलट के आपस की जो भी कम्युनिकेशन होती है वो इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, जो टेक्निकली है फ्लाइट रिकॉर्डर सिस्टम, लेकिन उसको कॉमनली कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। तो कम्युनिकेशन बिटवीन पायलट एंड को पायलट गेट्स रिकॉर्डेड। तो जब भी कोई सीवियर क्रैश होता है तो उस केस में ये ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके उसके अंदर का जो रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन उसको सुन करके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। अब ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसको रखा जाता है एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉक्स सब्सटेंस के अंदर। जनरली वो बॉक्स जो है, अब ये देखिए, ये जो कंटेनर है इट इज मेड अप ऑफ आइदर स्टील और टाइटेनियम एंड इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट, कोल्ड या वेटनेस। और उसके अंदर जो होता है वो रिकॉर्डर होता है जहां पे रिकॉर्डिंग होती है। सो ओवरऑल द बॉक्स जिसके अंदर वो रिकॉर्डर होता है वो बॉक्स बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है, और साथ ही साथ उस बॉक्स को रियर साइड में फिट किया जाता है। वो बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स, वो पीछे साइड में रहता है कि अगर प्लेन आगे से क्रैश भी करे, जनरली थ्रस्ट तो आगे साइड में होगा, तभी वो ब्लैक बॉक्स के ऊपर लीस्ट इंपैक्ट हो। इट इज पुट एट द टेल एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट। और ब्लैक बॉक्स जो रिकॉर्डर होता है उसमें ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उससे अल्ट्रासाउंड रिलीज होता रहे नेक्स्ट 30 डेज तक भी, इवन आफ्टर द क्रैश। कि अगर मान लीजिए कि वो ब्लैक बॉक्स पानी में भी गिर गया, प्लेन पानी में भी क्रैश हो गया, तो वहां से अल्ट्रासाउंड इमिशन आता रहता है जिस कारण से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उस ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लेते हैं। अभी इसको जनरली कहा जाता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन होता इस कलर का है, वर्मिलियन कलर का, ऑरेंज कलर का, इंटरनेशनल ऑरेंज इसको कहते हैं, बट इसको नाम जनरली क्या कहा गया है, ब्लैक बॉक्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आईएलओ से संबंधित जो प्रश्न था इसमें जवाब होगा चाइल्ड लेबर। आकाश तीर से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी 60 देशों को रेटिफाई करना बाकी है, 60 देश जब करेंगे तभी जाकर के ICTT विल कम इनटू इन्फोर्समेंट। अगेन यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इवन NGOs विल बी सपोर्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लू NDC। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।